हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बोर्ड्स फ्रेंड पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की। आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उसका पहला चैप्टर, मतलब टर्म 2 में जो आपका चैप्टर आने वाला है उसका पहला चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये रहा आप लोग का सिलेबस जो टर्म 2 में आपके आने वाले हैं CBSE के टेंथ फर्स्ट फ्लाइट में। फर्स्ट चैप्टर है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो वही आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से आज की वीडियो में हम ये द बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे हम लोग ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। और उसके बाद फिर कुर्ग पढ़ लेंगे और फिर टी फ्रॉम असम पढ़ लेंगे, वो दूसरी वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है ये लुकियो रॉड्रिग्यूज द्वारा लिखा गया है। आप लोग राइटर का नेम ज़रूर से याद कर लीजिएगा, लुकियो रॉड्रिग्यूज, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in his society। मतलब कि पेन पोर्ट्रेट का कहने का मतलब कि जैसे कि आपको कहीं कुछ लिखा हुआ दिखा, जैसे मैंने बोला कि देयर वाज अ किंग, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन टाइप का एक उसका पोर्ट्रेट इमेज बन गया कि हाँ वहाँ एक किंग था, एक मतलब किंग का इमेज बन गया, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, दूसरों पर राज कर रहा है। जैसे हम लोग जैसे मैं बोलता हूँ कि देयर वाज अ लायन, तो आप लोग के दिमाग में ये आ जाएगा, इमेजिनेशन आएगा, उस लायन का एक पोर्ट्रेट इमेज बन जाएगा कि एक लायन था, मतलब आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा। तो उसका वही मीनिंग हो गया। यहाँ पे इसको स्टोरी भी बोल सकते हैं कि गोवा के एक गांव का एक ट्रेडिशनल विलेज का ये एक स्टोरी है, पेन पोर्ट्रेट है, जो पढ़ने के बाद आपके मतलब दिमाग में इमेजिनेशन आ जाएगा, अरे कैसे क्या होता था वहाँ पे। जो लेखक बता रहे हैं इसमें, जो राइटर बताना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में भी इमेजिनेशन जैसा कुछ बन जाएगा कि अरे ये बेकर था, ये ऐसे वैसे करता, जो भी वो कहानी में हम लोग आगे देखेंगे। तो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये मतलब गोवा का एक विलेज का पारंपरिक बेकर, जो मतलब जो ब्रेड बनाते हैं, उसकी एक कहानी है, जो कि अभी शायद नहीं है वहाँ, मतलब हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। तो अभी के दौर में भी उस सोसाइटी में, गोवन विलेज जो गोवा के उस गांव में, उसका अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं इस चैप्टर का। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those gold नहीं यहाँ good होगा, those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो हम मतलब लेखक बता रहे हैं, ये मैं लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि हम उनके एल्डर्स जो थे वो वो हमेशा नॉस्टैल्जिकली यानी पुराने यादगार दिन याद करते हुए, वो पुर्तगाली के समय के जो अच्छे दिन थे उनको याद करते हुए सुनते हैं वो। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स मतलब होता है कि ऐसे एक ब्रेड हुआ सिंगल ब्रेड, और लोव्स मतलब कि ब्रेड का बंडल या ब्रेड का गुच्छा, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रेड को लोव्स कहते हैं। और तो एल्डर क्या याद करते हैं कि उनके समय के जो पुर्तगाली के समय के जो अच्छे दिन थे उनके, और उनको याद करते हैं, और पुर्तगालियों को और उनके फेमस ब्रेड को याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there। तो वो उस समय जो मतलब उतना चाह था, प्यार था वो ब्रेड और लोव्स को खाने का, तो वो ईटर अभी के समय में शायद नहीं है, पर वो मतलब गायब हो चुके हैं, वैनिश्ड, वो गायब हो चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, मतलब पर जो बनाने वाले बेकर्स है, बनाने वाले जो भी है, वो अभी भी वहाँ पे है, स्टिल देयर। वी स्टिल हैव अमॉन्गस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो मतलब कि लेखक बता रहा है कि उनके गांव में अभी भी वो जो मिक्स करते हैं, मतलब ब्रेड को बनाते वक्त जो जो सामान लगता है, आटा मैदा जो भी लगता है, उनको मिक्स करने वाले हैं। फिर उनको जो ढांचा में डालते हैं, मोल्ड मतलब कि जो कि ब्रेड का जो ढांचा होता है, ऐसे दिल जैसा ढांचा, फिर चौखुट ढांचा, तो उस ढांचा में डालने वाले भी अभी है वहाँ पे। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो पकाते हैं उसको भूनते हैं ब्रेड्स को, मतलब लोव्स को, तो वो भी अभी तक है। पर वो खाने वाले जो हैं वो वैनिश हो चुके हैं, अभी उतने नहीं पाए जाते हैं उनके गांव में वहाँ पे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो जो बहुत पुराने प्राचीन युग के मतलब प्राचीन युग के जो भट्टी, फर्नेस मतलब भट्टी होती है, तो जो भी प्राचीन युग के टाइम टेस्टेड मतलब कि समय द्वारा परीक्षित वो भट्टी जो है वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है।
तो टाइम टेस्टेड कहने का मतलब है कि जो बहुत पुराना युगों से चलता आ रहा है, तो बहुत सारी उस भट्टी ने बहुत समय देखा है, मतलब बहुत समय ने उस पर बहुत कहर बरसाया है और बहुत समय से गुजरा है वो। तो वही इसलिए कहा गया है दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। The fire in furnace has not yet been extinguished। तो उस भट्टी में जो फायर है अभी गायब नहीं हुआ है, वो अभी अभी तक जलता ही है, अभी गायब नहीं हुआ है। मतलब कि अभी तक स्टिल वो जो बेकर है वो बनाते हैं ब्रेड्स को, इसलिए इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक उसमें आग जो है एकदम से बुझी नहीं है, जलती ही है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। जो मेन लाइन या पॉइंट है उसको मैं ऐसे यहाँ पे अंडरलाइन कर चुका हूँ। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो थर्ड मतलब वो धमाका टाइप का कुछ आवाज़ होता है। तो द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। तो जो बम्बू आते थे, जो प्राचीन युग के जो पारंपरिक बम्बू मतलब सॉरी प्राचीन युग के जो बेकर आते थे बेचने के लिए अपना ब्रेड को, तो वो अपने एक बम्बू के में से, ऐसा बम्बू है कोई जैसे ये पेन है, तो ये बम्बू और इसके ऊपर से ऐसा करके यहाँ पे ऐसे टोकरी रखी रहती थी। तो बम्बू को वो लोग नीचे में ऐसा रखते थे और उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे टोकरी रख लेते थे, तो तब दूसरों को देते थे। तो बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो जो बम्बू में मतलब कुछ झनकार सा कुछ लगा रहता था, जो कि उसको उसको ज़मीन पे ऐसे ऐसे पटक पटक के झनकार का आवाज़ दिखाते थे, और मतलब उसी से जो आवाज़ आता था उसी को यहाँ कहा गया थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर बम्बू। तो वो जो आवाज़ आता था सुबह में कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, वो अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर सुना जा सकता है अभी के समय में, जो लेखक बता रहे हैं उस समय में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। ये कह रहे हैं कि वो जो ब्रेड बेचते थे, ब्रेड बनाने वाले थे, ब्रेड बेचते थे, उनके पिता अब नहीं है, पर उनके जो बेटे और पोते, उनके मतलब आगे के पीढ़ी जो है वो उस फैमिली प्रोफेशन को अपना लिए हैं और उसी को फैमिली प्रोफेशन को ढूंढते हैं। वो उस फैमिली प्रोफेशनल को अपना लिए हैं और उस फैमिली प्रोफेशन को ढोते हैं। दीज बेकर्स आर इवन दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। अभी भी वो बेकर जो पहले के ज़माने में भी वो जो बेकर बनाते थे ब्रेड, उनको पेडर कहा जाता था। अभी के समय में भी टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। तो गोवा में अभी भी ब्रेड बनाने वाले को पैडर ही कहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा। कॉपी है तो कॉपी में लिख लीजिए, या फिर बुक आपके सामने अगर खुला हुआ है तो मार्क कर लीजिए कि अभी के टाइम में भी जो ब्रेड बनाने वाले, तो गोवा में ब्रेड बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो पैडर कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो गोवा में मतलब लेखक बता रहे हैं कि उनको बचपन में गोवा में जो बेकर रहते थे, वो उनके दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। मतलब मुझे अच्छा मिलनसार स्वभाव था उनका। तो वो उनके दोस्त हुआ करते थे जो भी बेकर आते थे वहाँ बेचने के लिए। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब वो बेकर जो था वो बेचने के लिए दिन में 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सैट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। पहला बार जब वो टोकरी लेके निकलता था, मतलब अपने जो दुकान घर जहाँ भी वो बेकरी में जो बनाता था ब्रेड, तो वहाँ से अपनी जो टोकरी में लेकर निकलता था पहली बार सेट करके कि हमको बेचने जाना है। तो वो जो पहला बार निकलता था, पहला बार वो कि व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन, सुबह में ही सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी इज ह्यूज बास्केट। तो वो जो बेच के आता था, मतलब लेखक का घर उस जगह पे होगा जहाँ से वो बेकर गुजरता होगा। तो वो जो अपने बेकरी से ब्रेड बनाया और ब्रेड बना के दूसरे जगह पे आया बेचने के लिए। तो एक बार तो यहाँ पे ब्रेड जब बेचने के लिए आया तब दिखा वो, और दूसरे बार जब यहाँ मान लीजिए ब्रेड ख़त्म हो गया, तो ब्रेड ख़त्म हो गया जब वो वापस वो जा रहा होगा अपना ह्यूज बास्केट जिसमें ब्रेड भरा हुआ है उसको ख़त्म करके, तब वो उस गली से गुजरता था, तब उसको वो दिखता था। मतलब कि 2 बार, एक बार कब? व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। ये मार्क कर लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे मैंने ये मार्क किया है। द जिगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप अस सॉरी द जिगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम होगा यहाँ पे। The third of his bamboo woke up us from sleep and we ran to meet and greet him। मतलब जब वो आता था अपने बम्बू को ऐसे ठक ठक ज़मीन में ऐसे ठोकता था ताकि पता चल जाए कि वो आया है,
तो उस झनकार से, उस बम्बू की धमाके से सब लोग उस समय जाग जाते थे। वो लेखक और उनके दोस्त लोग जाग जाते थे नींद से, और दौड़ते थे उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो? क्यों करते थे वो ऐसा? वॉज इट देन फॉर द लव, फॉर द लोफ, लव ऑफ द लोफ? क्या वह ऐसा करते थे कि उन ब्रेड से प्यार था, वो ब्रेड लेने के लिए? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। द लोव्स वेयर बाउड बाय सम पास्किन और बास्टिन। जो ब्रेड हुआ करता था वो पास्किन और बास्टिन द्वारा लिया जाता था, और सर्वेंट को जो मतलब घर के नौकर थे उनके द्वारा लिया जाता था। What we long for whose what we long for were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. थे बहुत क्या कहते हैं उसे, कंसर्न होके कि अरे ये अच्छा है, ये ख़राब है, बहुत अच्छा से सुनते थे वो। कई बार मतलब समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार कुछ समय ये मीठी ब्रेड से बनी हुई थी, बहुत मतलब ख़ास तरीके से मीठी ब्रेड की बनी होती थी। आते हैं तीसरे पैराग्राफ में। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। देखे जैसे कि उस बम्बू में लगा रहता था, कुछ झनकार टाइप का कुछ बना के रखता था वो बेकर लोग, ताकि पता चल जाए कि वो आया है। तो द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, तो मतलब वो जब आता था वो बम्बू को ठोकते हुए ज़मीन में आता था, ताकि एक म्यूजिकल एंट्री के टाइप, म्यूजिकल एंट्री करते हुए आता था उस गली में, उस मतलब जगह पे। Especially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. One hand supported the basket on his head and the other banged द बम्बू ऑन द ग्राउंड। मतलब एक हाथ से ऐसे टोकरी को, मतलब आपने देखा होगा, आप के गली मोहल्ले में आते होंगे कोई बेचने के लिए सामान, तो एक हाथ उनका टोकरी पर हुआ करता था। उसी तरह से ये जो बेचते थे बेकर जो थे, वो एक हाथ से टोकरी को पकड़ते थे अपने सर पे, और दूसरे हाथ से बम्बू को ज़मीन में ठोकते हुए आते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो जब आता था, जैसे कोई लेडी बुलाई कि मुझे ख़रीदना है, तो वो वहाँ पे जाता था और लेडी को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हुए वो जो वर्टिकल बम्बू था, मतलब ऐसा जो बम्बू था, उसको ऐसे रखता था ज़मीन में, और उसके ऊपर ऐसे करके अपनी टोकरी को रख देता था। आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, कहीं मेला में या फिर कहीं की जगह ऐसा कुछ टाइप का। Weak kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. जो वो जो बच्चे थे उसमें उन्हें हल्का सा डांट फटकार के पीछे भेज दिया जाता था। रिबुक मतलब होता है कि मतलब हल्का सा झिड़क के, हल्का सा डांट के उन्हें पीछे भेज दिया जाता था। और जो लोव्स होता था, वो ब्रेड जो होता था, वो सर्वेंट को, मतलब घर के नौकर को डिलीवर कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर वो हार नहीं मानते उस समय। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। मतलब वो हार नहीं मानते थे और एक बेंच, किसी बेंच पर चढ़ जाते थे, या फिर पैरापेट मतलब होता है कि जैसे आपके छत है, तो छत पे आपकी जो बाउंड्री होती है वो छोटी सी दीवार की, वो उसे पैरापेट कहते हैं। तो वो बेंच पर या फिर उस छोटे से दीवार पर चढ़ के बास्केट में झाँकते थे। पीप मतलब झाँकना, उस बास्केट में झाँकते थे। समहाउ, कैसे भी करके उस बास्केट में झाँक लेते थे और उन्हें दिख जाता था। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। उन्हें अभी भी, मतलब ये आप अब के टाइम के बता रहे हैं कि आई कैन स्टिल रिकॉल, वो अभी भी उस फ्रेगरेंस, उस खुशबू को याद कर सकते हैं। उन्हें याद है अभी भी वो खुशबू उन्हें याद है अच्छे तरीके से, वो ब्रेड की, वो लोव्स की। लोव्स फॉर द एल्डर्स के लिए लोव्स हुआ करता था, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जैसे कि बच्चे वहाँ पे हमने सेकंड पैराग्राफ में देखा कि ये कहाँ गया, वाट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। तो बच्चे जो थे वो ब्रेड बैंगल्स के लिए, ब्रेड बैंगल्स से उन्हें प्यार था, वो ब्रेड बैंगल्स को लेते थे। और बड़े जो थे वो एल्डर्स जो थे वो लोव्स लेते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोव्स फॉर द एल्डर एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जैसे क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, मतलब क्वेश्चन पूछ लेगा कि एल्डर्स के लिए क्या था, तो एल्डर्स के लिए लोव्स था, और चिल्ड्रंस के लिए क्या था, तो चिल्ड्रंस के लिए बैंगल्स था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। तो उन्हें उस समय, मतलब जब वो बैंगल्स उन्हें मिल जाता था, तो वो ब्रश करने की भी उन्हें चिंता नहीं थी, और मुँह धोने की भी कोई चिंता नहीं थी कि मुँह धोना है, ब्रश करना है। एंड वाई शुड वी, क्यों करते हैं हम लोग? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन ऐसे मेहनत करेगा अपने मुँह धोने के लिए? मैंगो लीफ मतलब कि दतमन कह सकते हैं। दतमन कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे।
तो आम के मतलब पत्ते से या फिर आम की जो डंडी होती है उससे मुँह धोया जाता था पुराने ज़माने में। तो हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो कौन करेगा इतना मेहनत ब्रश करने के लिए, मैंगो लीफ को तोड़ने के लिए, दंतमंजन को तोड़ने के लिए। देखिए कितनी गलती लिखी हुई है, टूथब्रश को टूथब्रश लिख के रखा है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। और ऐसा ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। शेर या बाघ अपनी दांत को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो सुबह में जो वो हॉट टी गर्म चाय पीते थे वो सब कुछ अच्छे से मुंह में साफ़ करके बहुत अच्छे से साफ़ कर देता था। तो क्या ज़रूरत था ब्रश करने का, या फिर क्या ज़रूरत था उतना मेहनत करके ब्रश तोड़ने का। तो एक ओरल कम्प्रीहेंशन चेक जो है वो आप आराम से बना सकते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि गोवा में एल्डर्स जो थे क्या चीज़ के बारे में बात करते थे कि पोर्टुगीज़ का ओल्ड गुड डेज बात करते थे। फिर उनके लोव्स और ब्रेड्स के बारे में बात करते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन, इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। तो ये पूछ रहा है कि स्टिल पॉपुलर है। तो जैसे मैंने पहले पेज में बताया था पैराग्राफ में कि भले ही खाने वाली कमी हो गई है पर बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। तो जैसे मैंने बताया था ना कि बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही चीज़ देखिए यहाँ पूछ लिया है। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। द बेकर कॉल्ड जो यहाँ बताया था मैंने, बेकर क्या कहते थे। तो बेकर को कहते थे यहाँ पे, तो बेकर को कहते थे यहाँ पेडर। मैंने बताया ना पेडर कहते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो बेकर कब कब आता था दिन में, एवरीडे मतलब कब आता था। तो जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने सेकंड पैराग्राफ में कि एक बार जब वो अपने सामान लेके निकलता था, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। जब वो बेच के आता था, पहली बार जब वो बेचने के लिए निकलता था अपनी बास्केट को लेके, दूसरी बार जब अपनी टोकरी को ख़त्म करके आता था। तो वो 2 बार हो गया, 2 बार आता था। और पूछ रहा है क्या कि वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मतलब बताया था कि चिल्ड्रन रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो ये हो गया आपका ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, कितना आराम से हो गया। अब बस मतलब जो बता रहा हूँ उसे आराम से सुनते जाइए, आपका आराम से क्लियर होते जाएगा। हेलो, हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो मैरिज गिफ्ट जो था वो उस समय के गोवा के मैरिज गिफ्ट जो है वो अगर स्वीट ब्रेड ना हो, बोल ना हो, तो वो किसी काम के नहीं है। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंस है स्वीट ब्रेड का, और स्वीट ब्रेड का जिसे बोल कहते थे, BOL। यहाँ सॉरी मिट गया, मतलब पेन चल गया इसमें, BOL कहते हैं। सो BOL बॉल। जस्ट एज पार्टी और फीस्ट लूजेज इट चार्म्स विदाउट ब्रेड। जैसे कि कोई पार्टी, कोई भोज है, वो अपनी रौनक खो देता है ब्रेड के बिना। नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ मच इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। जैसे देखिए इसे कहना मुश्किल है, पर्याप्त नहीं है कहना कि कितना इम्पोर्टेंट रखता है बेकर विलेज के लिए। तो देखिए कि कितना विलेज मतलब कि शादी के कोई भी गिफ्ट जो है वो ब्रेड के बिना मीनिंगलेस है, और कोई भी पार्टी या फीस्ट जो है वो ब्रेड के बिना अपनी रौनक खो देता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है बेकर अपने उस बेकर विलेज के लिए, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं लेखक। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस द ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ बता रहे हैं कि घर की औरतें जब उनकी बेटी की सगाई होती थी तो उस समय सैंडविच बनाना मस्ट था उनके लिए, मस्ट एकदम, उनको बनाना ही सैंडविच, वो परंपरा था या फिर जो भी था, वो सैंडविच बनाना मस्ट था डॉटर के एंगेजमेंट में। केक्स एंड बोलिनहाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स। तो किसी क्रिसमस में या फिर किसी अदर फेस्टिवल में केक्स या बोलिनहाज या सब आप नाम याद कर लीजिएगा, पूछ लेगा कि अदर फेस्टिवल या क्रिसमस के लिए क्या क्या बनता था। तो केक्स एंड बोलिनहाज, और घर की लेडीज़ लोग अपनी डॉटर्स के एंगेजमेंट में क्या बनाते थे, तो सैंडविच, ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब हो सकता है पूछ ले। Thus the presence of bakers furnace in the village is absolutely essential। तो यह इसी तरह मतलब गांव के जो बेकर थे उनके जो भट्टी थी वो विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, कितना ज़रूरी था, ये यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है। अगला पैराग्राफ, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैज अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई।
तो उस समय का जो बेकर या फिर ब्रेड सेलर जो भी रोड पे बेचते थे ब्रेड को, ऑफ दोज डे, उस समय के, हैड ए पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। उनके पास एक स्पेशल टाइप का ड्रेस होता था जिसे कबाई कहते हैं। कि याद कर लीजिएगा, एक पेकुलियर ड्रेस था, इसका नाम था कबाई। तो उस समय के जो बेकर और ब्रेड सेलर का कौन ड्रेस था, उसे क्या नाम था उसका नाम था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप का था जो कि घुटनों तक था, नीचे घुटनों तक था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर दैन फुल लेंथ। तो जो लेखक थे, वो मतलब राइटर थे, वो अपने बचपन में बेकर्स को जब देखते थे तो वो शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे जो कि फुल लेंथ मतलब जो पैर तक होता है, टो तक, उससे हल्का कम थे। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो मतलब हाफ पैंट से ज़्यादा और जो फुल पैंट होते हैं उससे कम। तो उस समय जो लेखक बेकर्स को देखते थे वो कैसा ड्रेस पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे, शर्ट पहनते थे। ट्राउज़र ऐसा होता था जो कि हाफ पैंट से बड़ा था और लॉन्ग जो फुल पैंट होते हैं उससे थोड़ा छोटा था, उस तरह का था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में शायद, कि जो भी लेखक जब थे बच्चे, तब उस समय बेकर्स कैसे ड्रेस पहनते थे। तो कैसे ड्रेस पहनते थे, शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे जो कि फुल पैंट से थोड़ा छोटा था ट्राउज़र और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा था, ऐसा पैंट पहनते थे। इवन टुडे एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो अभी और इवन टुडे, अभी के टाइम में भी कोई भी अगर हाफ पैंट ऐसा हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटना के नीचे तक हल्का जाता है, जैसा कि पेकुलर ड्रेस मतलब जैसा कि लेखक देखते थे, जो पहनते थे वो बेकर लोग, अगर वैसा ड्रेस पहनता है कोई भी, अगर हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटनों से नीचे तक जाता है, तो उसको वहाँ पे उस गांव में पेडर कहा जाता था। कि वो पेडर की तरह, जो पेडर कहा था ना, बेकर को क्या बुलाते थे वहाँ पे गोवा में, पेडर। तो उन्होंने पेडर की तरह ड्रेस किया हुआ है, उसे ऐसा कहते थे। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। सॉरी, यहाँ इन नहीं होगा। तो बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर जो था वो बेचता था, जो ब्रेड बेचता था लोगों को, वो उसका बिल जो है वो मंथ के एंड पे कलेक्ट करता था, मंथ एंड पे आता था और सबसे पैसा कलेक्ट करके लेके जाता था। तो डेली जो वो ब्रेड बेचता था, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो जो बेचता था, तो मंथली अकाउंट जो भी कि इसका इतना रुपया हुआ, इसका इतना रुपया हुआ, वो उसके घर के आगे या फिर कोई भी वॉल पे पेंसिल से नोट किया जाता था। इसलिए मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन वॉल, you recorded on some wall in pencil. बेकिंग was indeed a profitable profession in the old days. पुराने दिनों में बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, बहुत लाभधारी प्रोफेशन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली जो है कभी भूख से नहीं मरते थे या कभी भूखे नहीं रहते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स लुक्स ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो बेकर की फैमिलीज और उसके सर्वेंट्स, उसके नौकर्स हमेशा बहुत हैप्पी और बहुत खुशहाल दिखते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो उसके जो मतलब गुदगुदे से जो शरीर मतलब जो होते थे, उसके शरीर का ढांचा मतलब हल्का मोटा टाइप का जिसे कह सकते हैं, उसके वो जो फिजिक जो है वो इस बात का प्रमाण, इसका मतलब होता है टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रमाण। वो इस बात का प्रमाण था कि एक अच्छा कि बेकर की फैमिली बहुत मतलब अच्छा अमीर हुआ करते थे, उसके फैमिली कभी भूखे नहीं रहते थे और हैप्पी और प्रोस्पेरस हुआ करते थे। इसका प्रमाण है उनकी प्लम फिजिक। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। आज के दिनों में भी कोई भी अगर इंसान जैक फ्रूट लाइक फिजिकल मतलब उसका कोई अगर किसी का भी अगर शरीर जैक फ्रूट कटहल के जैसे मतलब यहाँ कहने का मतलब है कोई भी मोटा ताजा अगर कोई इंसान दिखता है तो उसे ईजिली कंपेयर कर दिया जाता है बेकर से। मतलब कि उसे बोल दिया जाता है ये बेकर की तरह लग रहा है। जैसे यहाँ पे कंपेयर कर दिया गया था, अगर कोई मतलब ड्रेस पहनता है घुटने से नीचे तक की पैंट और फुल पैंट से कम और घुटने से नीचे हल्का वहाँ तक की अगर कोई पैंट पहनता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये पेडर की तरह ड्रेस किया हुआ है। और यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ में अगर कोई जैक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर की जगह फिजिकल अपीयरेंस रहता है तो उसे इजीली बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा वर्ड कंप्रिहेंशन चेक, जो आपके देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द मस्ट। जैसे एज मैरिज गिफ्ट। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पहले पढ़ा था कि मैरिज गिफ्ट में क्या जरूरी होता है, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। बोल मैंने बताया था ना कि बोल, अब बोल आप याद रखिएगा इसे बोल को।
फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, कोई भी पार्टी या फीस्ट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता था? ब्रेड। ब्रेड के बिना कोई उसकी मतलब रौनक ही नहीं रहती थी। फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट, तो जैसे मैंने बताया था कि घर में अगर किसी डॉटर की इंगेजमेंट है तो उस घर के लेडीज़ लोग जो है वो क्या बनाते थे? तो क्या बनाते थे वो लोग? सैंडविच बनाते थे। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस में वो लोग क्या बनाते थे? केक्स एंड बोलिनहास। यहाँ पे केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस है। देखिए आप लोग कितनी आसानी से बन गया। अब बस सुनते रहे आसानी से और आपका मतलब सारा डाउट आसानी से क्लियर होते जाएगा। What did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young? तो इन द Portuguese days मतलब उनका जो ड्रेस हुआ करता है, पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई जो है, तो यहाँ पे आपको उसका मतलब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये। और फिर जो पूछ रहा है कि व्हेन द ऑथर वाज यंग, तो ऑथर वाज जब यंग था इन आवर चाइल्डहुड, तो मतलब ये जब यंग था तब का बात है। वी सॉ बेकर्स वियरिंग, तो उसमें क्या था? अ शर्ट ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो ये हो जाएगा। कितनी आसानी से ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वाई, मतलब कि कौन ऐसा होता था जिसको पेडर की तरह कह दिया जाता था और क्यों? तो यहाँ पे ऐसे बताया था कि जो भी ऐसे ड्रेस पहनता था कि इसके पैंट जो है घुटने से नीचे तक हो और फुल पैंट से कम हो, तो उसे पेडर से कंपेयर कर दिया जाता था। पूछ रहा है क्यों? क्योंकि पेडर जो थे, बेकर जो थे, वो भी उसी तरह का ड्रेस पहनते थे, इसलिए उससे कंपेयर कर दिया जाता था। फिर पूछ रहा है वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो कहाँ रिकॉर्ड हुआ करता था? यहाँ पे ऐसे दिखाया आपने, हमने दिखाया मंथली अकाउंट चूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कितना आसानी से हो गया। फिर देखते हैं व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन मतलब कि उसका जो प्लम फिजिक हुआ करता था, और मतलब कि जैसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं फैट और खुशहाल, हैप्पी, प्रोस्पेरस, उससे मतलब जो भी मोटा ताज़ा प्लम फिजिक जिसका रहता था उसको जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस कहा जाता था। तो ये आपका शायद पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया आपका। तो होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप दोबारा अपना टाइम बचाने के लिए 2x पे या 1.5x पे जो भी आपको समझ में आया, आपके पास टाइम कम है तो आप 2x पे भी देख सकते हैं आसानी से इसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में तुरंत कमेंट कर दें ताकि मैं उस पर को रिप्लाई कर सकूँ। सबके कमेंट में देखता हूँ, सब पे रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।